Hello dear friends, good morning to all of you and good morning to all my dear students and everyone. Friends, मैं गौरव कुमार सिंह अपने इस चैनल पर फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि एरिया वेक्टर क्या है और सॉलिड एंगल क्या है, तो बताया गया था बेटा कि एरिया वेक्टर जो होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड, यानी अगर यह सरफेस है तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर हमेशा इसका डायरेक्शन होता है। और सॉलिड एंगल बताया गया था कि किसी गोलीय पृष्ठ से अगर अल्पांश लेते हैं तो उस अल्पांश के कारण उस गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर अंतरित जो कोण होता है वही हमारा घन कोण होता है, जिसको ओमेगा से डिनोट किया गया था। ओमेगा इक्वल टू 4 पाई और यूनिट उसका स्टेरेडियन बताया गया था। इतनी बातों को पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो आज का जो टॉपिक हम लोग का होगा बेटा वो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको कहते हैं हिंदी में वैद्युत फ्लक्स। तो अब ये वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो अगर बेटा हम लोग एरिया वेक्टर अच्छे से पढ़े हैं तो वैद्युत फ्लक्स को भी अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी पढ़े होंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े होंगे तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो और हमें आशा भी है कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे बताने पर, और आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी बताते हैं। तो देखिए बेटा, कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो जैसे पिछले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, और वही काल्पनिक रेखाएं जो होती हैं वैद्युत वाली रेखाएं, उसी को हम वैद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। यानी कहा जाए तो वैद्युत क्षेत्र को ही हम वैद्युत बल रेखा कहते हैं। तो आइए अब हम वैद्युत फ्लक्स को डिफाइन कर देते हैं। जैसे कहा जाए बेटा कि यह व्हाइट बोर्ड है, और व्हाइट बोर्ड हमारा क्या है, मान लेते हैं एक कमरा है, जिस कमरे में आप बैठे हो वह कमरा है, और उसी कमरे को हम यहाँ डिफाइन कर दे रहे हैं कि यह हमारा व्हाइट बोर्ड है। ठीक, अब इस कमरे में हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कैसी होती है कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो क्या कहा जाएगा कि वैद्युत बल रेखाओं या वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी पृष्ठ को हम रखते हैं, अगर किस पृष्ठ को हम क्या करते हैं रखते हैं, या काल्पनिक पृष्ठ भी आप कह सकते हो, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहा गया है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। देखो इस पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल गुजर रही है, 1 2 3 4, यानी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या इस पृष्ठ से संबद्ध, यानी संबद्ध का मतलब इस पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो देखो 1 2 3 4, यानी 4 रेखा गुजरा है, तो हम कह देंगे कि वैद्युत फ्लक्स हमारे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। लेकिन अब इसमें कुछ और ऐसी क्राइटेरिया है जिसपे ये डिपेंड करती हैं, तो अब हम उसको समझते हैं कि वैद्युत फ्लक्स किस क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। ये तो हमारा डिफिनेशन हो गया है कि अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ को रखते हैं और उस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, यानी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पृष्ठ से गुजरती हैं, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी क्या कहलाती हैं, वैद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। ये हमारा हो गया डिफिनेशन इसका। क्लियर है। अब अगर हम बात करें कि यह वैद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, तो अब उसको हम देख लेते हैं। तो डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई पृष्ठ है तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो अब यह वैद्युत फ्लक्स किन किन क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, अब इसको हम डिस्कशन करेंगे। तो डिफिनेशन के बाद अब हम वैद्युत फ्लक्स किन किन क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, अब इसकी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, जैसे कहा गया है कि यह हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखे हैं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या किए हैं, रखे हैं, तो जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से क्रॉस करती हैं,
वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती हैं। यानी क्या कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वह किस पे डिपेंड किया है, देखो इन वैद्युत बल रेखाओं पे डिपेंड किया है। यानी जितना वैद्युत बल रेखा गुजरेगा वही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। यानी 3 गुजरा है तो वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया, 3। तो देखो वैद्युत फ्लक्स किससे डिनोट करते हैं, फाई ई से। तो फाई देखो कितना गुजरा है, 1 2 3, यानी 3 गुजरा है। अब यह 3 हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। यानी इस 3 को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेंगे। क्लियर है। यानी जो 3 हमारा यहाँ दिख रहा था बेटा, यह 3 लाइंस हमारे इस पृष्ठ से क्या कर रही थी, क्रॉस कर रही थी। तो यह जो 3 पृष्ठ इस सरफेस से होकर जा रही हैं, तो इस सरफेस से जो ये रेखाएं टकराती हैं, यही संख्या जो होती है हमारी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये जो रेखा होती है, ये रेखा हमारी कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। यानी कहा जाए कि अगर यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे कम है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कितने होंगे, कम होंगे। अब अगर यहां से हम एक को हटाते हैं तब कितने हो गए, 2 हो गए। यानी अब 3 के बजाय कितने हो गए, 2 हो गए। यानी क्या कहा जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे क्या करती है, डिपेंड करती है। यानी जितना ही अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा उतना ही अधिक हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। जितना ही कम हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस होगा उतना ही हमारा कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इतनी बात हमारी क्लियर हो गई होगी। तो हम कह देंगे कि जो फाई ई होता है ये प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस के। तो ऐसे हमारा ये किसको बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। यानी पहला बता दिया कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह वैद्युत बल रेखाओं के समानुपाती होता है। यानी अगर हमारा वैद्युत बल रेखा अधिक होगा तो वैद्युत फ्लक्स की संख्या भी अधिक होगी, और अगर हमारा वैद्युत बल रेखा कम होगा तो इनकी संख्या भी क्या होगी, कम होगी। यानी वैद्युत फ्लक्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड करता है, पहला। अब दूसरा किस पे डिपेंड करता है, देखो दूसरा जैसे कहा जाए कि यह हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये हमारे क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गए। ये सारे हमारे क्या हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस हो गए। तो अब जैसे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, या पृष्ठ को हम क्या किए यहाँ पे रखे हैं, तो इस पृष्ठ से देखो कितनी रेखाएं गुजर रही हैं, 1 2 3 4 5 6। यानी यह जो 6 रेखाएं हैं, यह 6 जो वैद्युत बल रेखा है, यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। क्लियर है। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है की संख्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। ये पहला केस तो हम लोग देख लिए थे। अब सेकेंड केस में जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाया हुआ है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने किसी प्लेन को क्या किया है, रखा हुआ है। तो अब अगर प्लेन हमारा इतना है तो इससे कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितनी रेखाएं गुजर रही है, 7। अगर इसी प्लेन को हम बड़ा कर देते हैं तब क्या होता है, देखो अब इसी प्लेन को हमने क्या किया, बड़ा कर दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हमारी क्या हो गई, अधिक हो गई। तो यानी पहला केस तो हमारा क्लियर हो गया कि हाँ जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अधिक होगा वैसे वैसे वैद्युत फ्लक्स भी हमारा अधिक होगा। अब कहता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे अधिक हुए हैं तो किस पे हुए हैं, इसके एरिया पे ही हुए हैं। यानी अगर एरिया हमारा छोटा था तो वैद्युत फ्लक्स भी हमारे कम निकलते थे, एरिया बड़ा हुआ है तो वैद्युत फ्लक्स भी हमारा अधिक हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जो फाई ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, एरिया ए के। यानी अगर एरिया छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम गुजरेंगी, एरिया अगर बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अधिक गुजरेंगी। यानी हमारा जो वैद्युत फ्लक्स है वह एरिया पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। क्लियर हो गया। पहला बताया गया है कि वह उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे भी फ्लक्स डिपेंड करता है। सेकंड क्या बताया गया है कि अगर प्लेन का एरिया हम बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी। उसके साथ साथ हमारे
क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हमारे क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। तो अब यह दोनों केस समझने के बाद अब तीसरा केस इसमें क्या कहता है, तो इस फिगर को बेटा हम इरेज कर देते हैं। अब इतनी बात हमारी समझ में आ गई होगी कि पहले तो जो फ्लक्स होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड पे प्रोपोर्शनल होगा। सेकेंड, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वह एरिया के भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। यानी एरिया जैसे जैसे बड़ा होगा फ्लक्स हमारे उतना ही अधिक होते जाएंगे। तो यानी फ्लक्स जो है एरिया पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है, दिया है। तो देखो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड्स में हमने एक प्लेन को क्या किया है, रखा हुआ है। एक प्लेन को हमने क्या किया है, रखा है। तो जैसे अभी हमारा क्या हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है और ये हमारा प्लेन है। तो इस प्लेन को हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया है, रखा है। तो जैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं तो देखिए अब क्या कहता है कि यह हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस प्लेन का अगर हम एरिया वेक्टर निकालें तो एरिया वेक्टर में क्या कल बताया गया था कि हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड की तरफ होता है, यानी बाहर की तरफ होता है। तो इस प्लेन का परपेंडिकुलर बेटा कौन सा होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस भी डायरेक्शन को आप एक बार लीजिएगा उसी डायरेक्शन को फॉलो करिएगा। अब ये नहीं कि यहाँ पे डायरेक्शन आप यहाँ माने हो तो डेरिवेशन में आप ये लेके चलो, ऐसा नहीं है। जिस डायरेक्शन को आप पुट अप करो, अगर इस डायरेक्शन को कर रहे हैं तो आप इसी डायरेक्शन को लेके चलिए, अगर इसको कर रहे हैं तो आप इस डायरेक्शन को लेके चलिए। तो अब कहता है देखो, इस प्लेन का परपेंडिकुलर आउटवर्ड ये होगा और इस प्लेन का परपेंडिकुलर आउटवर्ड ये होगा। यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है उसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के डायरेक्शन में हमारा क्या निकल रहा है, इस प्लेन का एरिया वेक्टर भी निकल रहा है। यानी अब इसका जो एरिया वेक्टर हमारा होगा वेक्टर ए, यही होगा। तो अब क्या कहा जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मतलब इसी डायरेक्शन पे हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी है और इसी डायरेक्शन पे हमारा क्या है, एरिया वेक्टर ए भी क्या है, स्थित है। यानी दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। तो एक ही डायरेक्शन का मतलब क्या होगा कि दोनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में जाएंगे तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन जाएगा। देखो अगर इस पे है और इसी पे हमारा ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है और ये हमारा प्लेन का परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल अगर निकाला जाए तो दोनों के बीच का एंगल देखो अब कहा जाएगा कि अगर यहाँ से हम ऐसे लेते तो इनके बीच में हमारा कितना बनता है, 90 बनता। और इसको जैसे जैसे हम कम करते आएंगे तो यह जो 90 वाली एंगल है ये एक पोजीशन पे आके इस पॉइंट पे मिल जाएगा। तो उस समय इनके बीच का एंगल कितना होता है, 0 होता है। यानी इस कंडीशन में जब हम बात करेंगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 अंश। कितना हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। यानी दोनों एक ही प्लेन में है, एक ही डायरेक्शन में है, तो हम कह देंगे कि दोनों के बीच का कोण कितना है, 0 अंश है। आपको मैं दिखाया भी हूं, अगर यह हमारा प्लेन है और यह हमारा इसका परपेंडिकुलर है तो देखो परपेंडिकुलर का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो उनके बीच एंगल कितना हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। अब अगर इसी को हम थोड़ा सा एक केस में और देख लें, तो यहाँ पे बेटा एक देखिएगा, और जैसे कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसी के डायरेक्शन में हमारा क्या निकल रहा है, एरिया वेक्टर ए भी निकल रहा है। क्लियर है ना, ये बात हमारी यहाँ से क्लियर होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एक ही है, इसलिए इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो अब यहाँ से थोड़ा सा मैथमेटिकली हम एक और कंक्लूजन निकालते हैं। अगर यह हमारा देखो बेटा क्या बता रहा है, एरिया वेक्टर को बता रहा है, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर हमारा यही ना रेखा होगा, इसको हम वाई प्लेन मान लेंगे और इसको हम क्या मान लेंगे, एक्स प्लेन मान लेंगे। क्लियर है, ये किसको बताती है, साइन थीटा को। और हमेशा ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है यह किसको बताता है, कॉस थीटा को। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा किसको डिनोट करेगी, कॉस थीटा को, और जस्ट उसके परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा साइन थीटा। तो अब इस एंगल में हमारा साइन थीटा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा ये है, तो हम किसको लेके चलेंगे, कॉस थीटा को लेके चलेंगे। तो याद रखिएगा, इस प्लेन की अगर हम बात करते हैं बेटा, अब इस प्लेन में अगर इस हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर प्लेन को हम ऐसे रखते हैं,
अगर प्लेन को हमने क्या किया, ऐसे रखा, देखो कैसे, पहला कंडीशन तो हमने प्लेन को ऐसे रखा है, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इस प्लेन का परपेंडिकुलर एक ही डायरेक्शन में था, जिसके वजह से एंगल कितना हमको मिला, 0। अब अगर हम इस प्लेन की बात करें तो अब यह प्लेन हमारा ऐसे रखा हुआ है, यानी यह जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारे निकल रहे हैं और यह हमारा प्लेन है। तो अब इससे कितना एंगल निकलेगा, देखो अब यह हमारा प्लेन हो गया। तो हमने कहा था कि जब एरिया वेक्टर की बात की जाती है तो एरिया वेक्टर में हमेशा उसका जो एरिया वेक्टर होता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो देखो जब हमने ऐसे रखा था तो परपेंडिकुलर ऐसे था, अब प्लेन को हमने ऐसे रखा है तो परपेंडिकुलर या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। और अगर हम ऊपर की बात करते हैं तो देखो अब परपेंडिकुलर हमारा कहाँ हो रहा है, ऊपर की ओर हो रहा है, यानी इस प्लेन का परपेंडिकुलर कहाँ हो जाएगा, ऊपर की ओर। तो ये हमारा क्या बता दे रहा है, एरिया वेक्टर। और यह जो हमारा है यह किसको दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। तो इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है बेटा, 90 डिग्री। देखो इस प्लेन के परपेंडिकुलर में इसका एरिया वेक्टर यहाँ पे दिखाया गया है और यह हमारा किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का है, और इनके बीच का एंगल कितना है, 90 बन रहा है। क्लियर हो रहा है। तो यानी अब यहां से ये थीटा बराबर कितना हो गया है, 90 डिग्री। यानी कहा जाए कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा होता है वह एंगल पर भी डिपेंड करता है। तो अब देखो एंगल क्या बनता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये है, तो हमने बताया ना इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमेशा क्या निकलता है, cos थीटा, और इस डायरेक्शन में हमेशा क्या निकलता है, sin थीटा। अब इस वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करनी तो क्या लेके चलना है, e cos थीटा। तो अब कह देंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, cos थीटा के। अब थीटा 90 होगा तो हम 90 पे रख के निकालेंगे, थीटा 0 होगा तो 0 पे निकालेंगे, 45 होगा तो 45, 30 होगा तो 30, यानी जितना भी अब एंगल देगा हम एंगल का मान रखते जाएंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या करते जाएंगे, काउंट करते जाएंगे। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उनके बीच के एंगल पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। यानी फाई ई प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब cos थीटा कहां से आया है, यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, cos थीटा, और परपेंडिकुलर क्या होता है, sin थीटा। तो परपेंडिकुलर से यहाँ पे हमें कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे क्या चल रहा है, cos थीटा चल रहा है। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, हमारा वैद्युत फ्लक्स का परिमाण बता देगा। तो अब हम फिगर को क्या करते हैं, इरेज करते हैं। तो अब सारे फिगर को हम यहाँ आपको बना के दिखा, ये फिगर हमने यहाँ पे बना दिया है। अब यह तीनों इक्वेशन हमको दिख रहे होंगे, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड। अब इन तीनों इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं। तो जब कंबाइन किया जाएगा तो फाई ई प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ई ए और cos थीटा। और जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल रखता है तो एक कांस्टेंट लगता है और उस कांस्टेंट का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो फाई ई इक्वल टू, अब हम उस कांस्टेंट को क्या मान लेते हैं, के, तो के इंटू कितना हो जाएगा, ई ए cos थीटा। क्लियर है। तो अब हमने कहा कि इस अनुक्रमानुपाती का जो मान होता है कितना होता है, 1 होता है। तो जब अगर हम के का मान 1 रखते हैं तो फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई ए cos थीटा। तो और जहां के बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब इतनी हमारी आ गई कि ई ए cos थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया, वैद्युत फ्लक्स का मान निकालने के लिए कि उस पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं गुजरेंगी और उनकी संख्या हमारी क्या कहलाएगी, वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी। तो अब एक बात और इसमें ध्यान रखिएगा कि जैसे अब निकला है हमारा फाई ई इक्वल टू ई ए cos थीटा, अगर इसका हम वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, देखो फाई ई इक्वल टू क्लास फर्स्ट ईयर में जब हम लोग दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट पढ़े थे तो दो वेक्टर कौन कौन से माने गए थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब इन दोनों वेक्टरों का अगर हम स्केलर प्रोडक्ट निकाले थे तो क्या आया था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या आया था, ए बी cos थीटा आया हुआ था।
यही ना था, यानी ए बी कॉस थीटा किसको बताता है, स्केलर प्रोडक्ट को। और स्केलर का मतलब क्या होता है, अदिश क्वांटिटी। यानी अगर हम देखें यहाँ पे भी हमारा कॉस थीटा आ रहा है तो हम कह देंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर इसको हम ये कॉस थीटा है, तो देखो अगर इस ए के जगह पे हम लिख दें ई और बी के जगह पे रख दें ए, तो अब यह ये कॉस थीटा हो गया है, तो ए और बी के जगह पे क्या है हमारे ई और ए। अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा ई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बराबर। अब ये कॉस थीटा किसके बराबर था, फाई ई के बराबर था। तो अब हम लिख देंगे कि फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई डॉट ए, और डॉट सिंबल क्या बताता है, स्केलर प्रोडक्ट बताता है। और स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा कैसा है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हम लिख देंगे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। इतनी बात हमारी क्लियर हो गई होगी। अब जब हम ये फार्मूला निकाल लिए कि हमारा क्या हो गया, फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए, तो अब इस पे हम निकालेंगे इसके यूनिट को और इसके डायमेंशन को। तो अब हम बात करते हैं इसके यूनिट और डायमेंशन की। उससे पहले हम बात ये करेंगे कि जैसे यह रेगुलर शेप हमको पता चल गया कि अगर ऐसे है तो जितनी रेखा गुजर रही है वही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। ऐसे होगा तो अब इस एरिया से एरिया जितना ही बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही अधिक होगा। इस पे जब ऐसे पहला केस बताया गया था कि जब हमारा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे रखा हो तब उस समय दोनों का डायरेक्शन एक ही, और ऐसे रखा जाता था तो प्लेन के परपेंडिकुलर रहता था। तो अब इतनी बात क्लियर हो गया। अब अगर कहता है कि यह जो शेप है ये हमारा इरेगुलर टाइप का है, यानी इरेगुलर का मतलब क्या है, इसके शेप का कुछ पता ना हो। जैसे ये सब आकृति जो हो, अब ये सब जो आकृतियां हो, अब ये जो आकृतियां हो, अब इन सब आकृतियों को हम क्या कहते हैं, इरेगुलर शेप की आकृति कहते हैं। तो अब इस शेप का अगर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है। जैसे जो इरेगुलर शेप है, अब उस शेप में हम किसी छोटे से भाग को क्या करते हैं, ले लेते हैं, और उस छोटे से भाग पे हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद से टोटल हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी छोटे से भाग को हम निकालेंगे और उसका निकाल के हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देते हैं। तो उस पूरे एरिया का क्या निकल जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाता है। तो जब भी इरेगुलर शेप होगा तो उसके छोटे छोटे पार्ट को हम लेके निकालते हैं। अब इतनी बात क्लियर होने के बाद यूनिट और डायमेंशन की बात करते हैं। तो अब वैद्युत फ्लक्स का हम निकाल देंगे यूनिट एंड डायमेंशन, यानी अब इसका मात्रक और विमा क्या होता है। तो देखो जब हम वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं तो वैद्युत फ्लक्स का जो हमारा वैल्यू आया हुआ था वो क्या आया था कि फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई और डॉट वेक्टर ए, ये हमारा आया हुआ था। तो अब ई हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ए हमारा क्या है, एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल है। तो अब हम यहां से निकाल देंगे इसके मात्रक की बात। मात्रक का मतलब क्या होता है, यूनिट। तो जब यूनिट हम इसका निकालेंगे बेटा, तो प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है E इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट होता है। तो अब यहाँ पे हम फार्मूला रख के चलते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है, एफ अपान क्यू नॉट होता है। क्लियर है। तो यहां से हो जाएगा फाई E इक्वल टू, तो हम यहाँ पे इसके यूनिट की बात कर रहे हैं। क्लियर है। तो फाई E इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपान क्यू नॉट, और इनटू एरिया है तो हमारा एरिया जैसे है वैसे हम लिख देंगे इक्वल टू। अब देखो ऊपर हमारा एफ है, एफ का मतलब फोर्स, फोर्स का मतलब बल। तो बल की यूनिट क्या पड़ी जाती है, न्यूटन पड़ी जाती है। तो बल की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन अपान। अब नीचे हमारा क्या है, चार्ज। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। चार्ज की यूनिट क्या पड़ी जाती है,
कूलाम पढ़ी जाती है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा कूलाम को किससे डिनोट कर देते हैं, C से। अब यहाँ पे हमारा एरिया है, तो एरिया की यूनिट क्या हो जाती है, इनटू मीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल का यूनिट क्या बताया जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो मीटर और मीटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है, मीटर स्क्वायर। तो अब इसका जो आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर क्या हो जाएगा, कूलाम, या इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हो जाएगा। अब अगर हम यही बात करते हैं कि इसका कोई और वो यूनिट क्या होती है, तो जैसे एक यूनिट ये हो गया। अब अगर हम सेकंड यूनिट की बात करते हैं इसके, तो सेकंड यूनिट क्या होता है कि जैसे हम जानते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इसका एक यूनिट और हमने बताया था, वोल्ट अपॉन मीटर। क्या बताया था बेटा, वोल्ट अपॉन मीटर। पिछले चैप्टर में आप लोगों को बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का दो यूनिट बताया गया था, एक क्या बताया गया था, न्यूटन पर कूलाम बताया गया था, या उसी को हम वोल्ट पर मीटर भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर और इनटू एरिया का मीटर स्क्वायर। तो अब एक मीटर से एक मीटर क्या होगा, कैंसिल, तो वोल्ट इंटू क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। यानी इसकी जो दूसरी यूनिट होती है वह वोल्ट इंटू क्या होती है, मीटर भी होता है। यानी अगर पेपर में या दोनों कहीं पे भी दिखे तो हम कह देंगे कि हाँ ये दोनों सही। अगर दोनों में से कोई भी एक दिखता है तो उसको आप टिक लगाइएगा, या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होगा या फिर वोल्ट इंटू मीटर होगा। क्लियर है। अब इसके हम डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो देखो डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, डायमेंशन इसका जो हो जाएगा बेटा, देखो क्या आया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो फाई ई इज इक्वल टू, देखो न्यूटन है, इसका मात्रक होता है बल का, तो बल का डायमेंशन हम लोग निकाले थे MLT पे -2, और मीटर है तो दूरी है, तो दूरी का क्या होता है, यल होता है, अपान नीचे क्या है, कूलाम है। कूलाम किसका होता है, चार्ज का होता है। तो चार्ज बराबर क्या होता है, धारा गुणे समय। यानी धारा का जो यूनिट होता है ए होता है, और समय का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, टी होता है। तो यानी ए टी। क्लियर है। तो मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, Q बराबर आई टी। तो आई का जो होता है ए और टी का जो होता है टी होता है। क्लियर है। फिर फाइव इक्वल टू, अब हो जाएगा ये यम। अब देखो जब बेस इक्वल होते तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो दो में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3। तो यल पे 3, टी पे -2, और इनको जब ऊपर लेके जाएंगे तो जो भी पॉजिटिव सब क्या हो जाएंगे, पावर निगेटिव हो जाएगा। ए पे -1 और टी पे -1। तो फाइव ई इक्वल टू ये हो जाएगा यम यल पे 3 और टी पे देखो बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो टी पे -3 और ए पे -1। ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा कि ml पे 3, टी पे -3 और ए पे -1। ये हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन हो जाएगा। अब इतनी बात हमारी क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन क्वांटिटी पे डिपेंड करता है और कैसे कैसे हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे गॉस थ्योरम का। मैंने बुक में डायरेक्ट आपको बता दिया कि ऐसे होता है। तो यहाँ पे कोशिश करके हर एक चीज बताया गया है, समझाया गया है, आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो पीडीएफ है आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, आप वहां से लिंक को ओपन करके पीडीएफ डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मेरी वीडियो, मेरे लेक्चर, मेरे नोट्स पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल के बगल में लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक करिएगा, फिर बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करिएगा, जिससे हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अच्छे से पढ़ते रहे। ये बेटा इस टॉपिक को मैं यही फिनिश करता हूँ क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जा रहा है। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा अच्छे तरीके से समझिएगा, तभी आगे का सब टॉपिक क्लियर होगा। अन्यथा अगर छोड़ के चलेंगे तो फिर टॉपिक क्लियर करने में आप ही लोगों की ये समस्या होगी। तो हर वीडियो को आप लोग गहराई से देखिएगा, समझिएगा। उसके बाद फिर कहीं दिक्कत होती तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हम बताने की पूरी कोशिश फिर से करेंगे। तो अब अगला टॉपिक हम लोग का गॉस थ्योरम, उसको फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में
बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू ऑल।